हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए मज़ेदार वीडियो में। और मैं आशा भी करता हूं कि अभी तक आपने मेरी जितनी वीडियो हैं उन सबको आपने पसंद किया होगा और बहुत बहुत सारा उसको शेयर भी किया होगा। तो आज देखते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम निमोनिया, मनरेगा, जिंक और डिप्थीरिया से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। और ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चंस आए हैं। सरल प्रश्न भी आए हैं, कठिन प्रश्न भी आए हैं। अगर आपने ये 4 टॉपिक कर लिए तो आपके कम से कम आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है, इसमें सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए तो देखते हैं कि इन टॉपिक से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, जिंक के अवशोषण को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला घटक कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपका कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है फाइटिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है विटामिन ए एंड लास्ट ऑप्शन है प्रोटीन। तो बताइए कि जिंक का अगर आपको अवशोषण करना है तो सबसे अधिक प्रभावित इनमें से घटक कौन सा होता है? कौन सा होगा? ऑप्शन बी फाइटिक एसिड। अगला प्रश्न है, शरीर में जिंक का प्रमुख भंडारण स्थान कहाँ होता है? मतलब शरीर में जिंक का भंडारण कहाँ होता है, आपको ये बताना है। पहला है यकृत, दूसरा है त्वचा, तीसरा है अस्थि मज्जा एंड लास्ट है पेशियां। तो बताइए जिंक का प्रमुख भंडारण स्थान शरीर में कहाँ होता है? तो कहाँ होगा? ऑप्शन डी पेशियां। अगला प्रश्न है, आपका जिंक आधारित एंजाइम कौन सा है? कार्बनिक एनहाइड्रेज किस कार्य में सहायक होता है? पहला है ऑक्सीजन परिवहन, दूसरा है अम्ल क्षार संतुलन, तीसरा है प्रोटीन संश्लेषण एंड लास्ट है ग्लूकोज चयापचय। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होने वाला है? तो किस कार्य में सहायक होगा? ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण। अगला प्रश्न है, जिंक का मुख्य उत्सर्जन मार्ग कौन सा है? मतलब जिंक किसके थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है? पहला है मूत्र, दूसरा है पसीना, तीसरा है मल एंड लास्ट है सांस। तो बताइए जिंक का मुख्य उत्सर्जन मार्ग कौन सा है? कौन सा होगा? ऑप्शन सी मल। अगला प्रश्न है, जिंक की कमी से प्रतिरक्षा प्रणाली में कौन सा परिवर्तन होता है? पहला है टी कोशिकाओं की सक्रियता में वृद्धि, दूसरा है एंटीबॉडी उत्पादन में वृद्धि, तीसरा है टी कोशिकाओं की कार्य क्षमता में कमी एंड लास्ट है बी कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। तो बताइए क्या प्रभाव होगा जिंक की कमी से? क्या होगा? ऑप्शन सी टी कोशिकाओं की कार्य क्षमता में कमी। अगला प्रश्न है, जिंक आधारित दवा जिंक एसीटेट का उपयोग किसमें होता है? पहला है टाइफाइड, दूसरा है डायरिया, तीसरा है स्कर्वी
एंड लास्ट है मलेरिया। तो बताइए जिंक एसीटेट का उपयोग किस में होता है? किस में होगा? ऑप्शन बी डायरिया। अगला प्रश्न है, कौन सी आनुवांशिक स्थिति जिंक के अवशोषण में दोष उत्पन्न करती है? किसके? जिंक के अवशोषण में दोष उत्पन्न करती है। पहला है आपका ऑप्शन थैलेसीमिया, दूसरा ऑप्शन है आपका क्रोन डिजीज, तीसरा ऑप्शन है आपका अकोड में मरेटाइटिस एंटेरोपैथिका एंड लास्ट ऑप्शन है आपका रिकेट्स। तो बताइए जिंक के अवशोषण में दोष उत्पन्न करता है, कौन सा आनुवांशिक स्थिति होगी वो? ऑप्शन सी अक्रोड मेरेटाइटिस एंटेरोपैथिका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संकेतक जिंक की कमी का सबसे पहला लक्षण हो सकता है? मतलब आपको पहला कौन सा सिम्टम दिखेगा जिससे आप पता कर लोगे कि आपको जिंक की कमी है? पहला ऑप्शन है एनीमिया, दूसरा ऑप्शन है स्वाद क्षमता में कमी, तीसरा ऑप्शन है दृष्टिहीनता एंड लास्ट ऑप्शन है बाल झड़ना। तो बताइए कौन सा पहला लक्षण होगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप में जिंक की कमी है? कौन सा लक्षण है वो? ऑप्शन बी स्वाद की क्षमता में कमी। अगला प्रश्न है, कौन सा जिंक युक्त एंजाइम डीएनए की मरम्मत में सहायता करता है? मतलब आपको ये बताना है कि ऐसा जिंक का कौन सा, मतलब जिंक युक्त एंजाइम ऐसा कौन सा है जो डीएनए की मरम्मत में सहायता करता है। पहला है डीएनए लिगेस, दूसरा है आरएनए पॉलीमरेज, तीसरा है डीएनए जिंक फिंगर प्रोटीन एंड लास्ट है हेक्सोकिनेक्स। तो बताइए कौन सा ऐसा जिंक युक्त एंजाइम है जो डीएनए की मरम्मत में सहायता करता है? तो क्या होगा? ऑप्शन सी डीएनए जिंक फिंगर प्रोटीन। अगला प्रश्न है, जिंक किस प्रकार के टी लिम्फोसाइट्स के उत्पादन में सहायक होता है? पहला है CD8, दूसरा है CD4, तीसरा है रेगुलेटरी टी सेल्स एंड लास्ट है सभी। तो क्या इसका सही आंसर होगा? बताइए। ऑप्शन डी सभी। अगला प्रश्न है, जिंक की सिफारिश की गई दैनिक मात्रा RDA, मतलब RDA के अनुसार जिंक की दैनिक मात्रा वयस्क पुरुषों में कितनी है? किसमें? वयस्क पुरुषों में। पहला है 5 मिलीग्राम प्रतिदिन, दूसरा ऑप्शन है 8 मिलीग्राम प्रतिदिन, तीसरा है 11 मिलीग्राम प्रतिदिन एंड लास्ट है 15 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन सी 11 मिलीग्राम प्रतिदिन। अगला प्रश्न है, जिंक की अधिक मात्रा सेवन करने पर किस प्रकार की विषाक्तता हो सकती है? अगर आप जिंक की ज़्यादा मात्रा में सेवन करोगे तो आप में क्या टॉक्साइड उत्पन्न होने लगेंगे? पहला है यकृत विफलता,
दूसरा है तांबे का अवशोषण अवरोध, तीसरा है आयोडीन की कमी, एंड लास्ट है विटामिन B12 की कमी। क्या इसका सही आंसर होगा? अगर आप जिंक अधिक मात्रा में सेवन करोगे तो तांबे का जो अवशोषण है वो आपका अवरोध होने लगेगा, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जिंक की कमी से किस हार्मोन का प्रभाव घट सकता है? मतलब अगर जिंक की कमी होगी आपकी बॉडी में तो कोई एक ऐसा हार्मोन है जो कम मात्रा में रिलीज होगा या उस पर इफेक्ट पड़ेगा। पहला है थायरॉक्सिन, दूसरा इंसुलिन, तीसरा एड्रेनालिन, एंड लास्ट है टेस्टोस्टेरोन। तो कौन सा होगा हार्मोन? किस हार्मोन का प्रभाव घट सकता है? ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। क्या? टेस्टोस्टेरोन। अगला है जिंक किस चरण में सबसे अधिक आवश्यक होता है? पहला बुजुर्ग अवस्था, दूसरा प्रजनन काल, तीसरा किशोरावस्था, एंड लास्ट है वयस्कता। तो बताइए किस अवस्था में जिंक सबसे अधिक आवश्यक होता है? तो किस अवस्था में होता है? ऑप्शन सी किशोर अवस्था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी खाद्य वस्तु जिंक अवशोषण को बाधित करती है? मतलब सिंपल सा है, ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जिससे आपकी बॉडी में जिंक का अवशोषण नहीं होगा या समस्या होगी? पहला है दूध, दूसरा है हरी सब्जियां, तीसरा अनाज में मौजूद फाइटेड, एंड लास्ट ऑप्शन है मांस। तो क्या इसका सही आंसर होने वाला है? जिंक के जो क्वेश्चंस हैं हर शिफ्ट में घुमा के कठिन करके आपको पूछ रहा है, इसलिए मैंने आपको जिंक के 10 से 15 एमसीक्यूज करा दिए हैं, जिससे अगर कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से सॉल्व एग्जाम में कराओगे। तो इसका क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन सी अनाज में मौजूद फाइटेट। अगला प्रश्न है जिंक आधारित लोशन त्वचा की किस स्थिति में प्रयोग किया जाता है? पहला है एक्जिमा, दूसरा है सोरायसिस, तीसरा है डर्मेटाइटिस, एंड लास्ट है सभी। तो बताइए जिंक आधारित आप बॉडी में लोशन लगाओगे तो वो किस स्थिति में प्रयोग होगा? तो किस स्थिति में होगा? सभी, मतलब एक्जिमा में भी होगा, सोरायसिस में भी होगा, डर्मेटाइटिस में भी होगा, मतलब ऑप्शन डी इसका सभी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है WHO द्वारा अनुशंसित जिंक की खुराक 6 महीने से ऊपर बच्चों के लिए डायरिया के दौरान कितनी है? तो सिंपल सा फंडा है, आपसे पूछे कि अगर बच्चों को डायरिया हो रहा है और बच्चा 6 साल से ऊपर का है तो आपको जिंक की खुराक कितनी देनी है? पहला है 10 मिलीग्राम प्रतिदिन, दूसरा 20 मिलीग्राम प्रतिदिन, तीसरा 5 मिलीग्राम प्रतिदिन, एंड लास्ट है 15 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो अगर 6 महीने से ऊपर का बच्चा है और उसको डायरिया हो रहा है तो आप कितना दोगे? 20 मिलीग्राम प्रतिदिन। लेकिन यदि अगर बच्चा 6 माह से कम का है तो आप कितना दोगे? 10 मिलीग्राम प्रतिदिन। और ये किसके साथ दोगे आप? माँ के दूध के साथ। माँ के दूध के साथ दोगे आप। अगला प्रश्न है जिंक किस विटामिन के साथ मिलकर घाव भरने की प्रक्रिया में सहायक होता है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन ई, एंड लास्ट है विटामिन सी। तो किस विटामिन के साथ मिलकर घाव भरेगा?
देखो, अगर जैसे आपको ये नहीं आ रहा तो आप कैसा दिमाग लगाओगे? आपको पता है कि घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन सी चाहिए, तो क्या आंसर हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा इसका आंसर, है ना। तो ऐसे घुमा के पूछ लेगा, लेकिन जो आपके कॉन्सेप्ट हैं आप उससे ही आप सही आंसर पर पहुंच जाओगे। और मैं एक चीज़ और बता दे रहा, अगर आपने मेरी विटामिन की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना, मैंने उसमें सारे कॉन्सेप्ट से लेके हर चीज़ आपके लिए बता दिया है, और कठिन से कठिन प्रश्न भी आप एग्जाम में आराम से सॉल्व कर दोगे। ज़्यादा मिनट की वीडियो नहीं है, वो कम है, आप 2x करके भी आप उस वीडियो को जल्दी से देख लेना। अगला प्रश्न है, जिंक की कमी से पुरुषों में किस प्रकार की प्रजनन समस्या हो सकती है? पहला है शुक्राणु गतिशीलता में कमी, दूसरा है टेस्टोस्टेरोन में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है शुक्राणु की संख्या में वृद्धि, एंड लास्ट ऑप्शन है वाई क्रोमोसोम की अधिकता। तो बताइए कौन सी पुरुषों में प्रजनन समस्या हो सकती है अगर जिंक की कमी होगी तो? क्या होगा? ऑप्शन ए शुक्राणु गतिशीलता में कमी। हमने जितने भी जिंक के क्वेश्चन थे सारे समाप्त कर लिए हैं, अब हम मनरेगा के क्वेश्चंस करेंगे। तो मनरेगा का पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किस वर्ष लागू हुआ? पहला है 2004, दूसरा है 2005, तीसरा ऑप्शन है 2006, एंड लास्ट ऑप्शन है 2007। तो बताइए मनरेगा किस वर्ष लागू हुआ था? किस वर्ष हुआ? ऑप्शन सी 2006। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 2006 में जब ये लागू हुआ था तब इसका नाम मनरेगा नहीं था, तब इसका नाम क्या था? नरेगा। क्या था? नरेगा। तो ये नरेगा नाम से 2006 में शुरू हुई, और नरेगा का नाम 2009 में बदल के क्या रख दिया? मनरेगा रख दिया। क्या रख दिया? मनरेगा रख दिया। ठीक है, तो ये इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे तो आपको जो पता होने चाहिए। अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना में ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष कितने दिनों का रोजगार गारंटी मिलता है? पहला है 100 दिन, दूसरा है 120 दिन, तीसरा है 150 दिन, एंड लास्ट है 200 दिन। कितने दिनों का मिलता है रोजगार? तो ऑप्शन ए 100 दिनों का। कितने दिनों का? 100 दिनों का। अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना के अंतर्गत योजना प्रदान नहीं करने पर सरकार को कितने दिनों में बेरोजगारी भत्ता देना होता है? पहला है 7 दिन, दूसरा ऑप्शन है 15 दिन, तीसरा ऑप्शन है 30 दिन, एंड लास्ट ऑप्शन है 60 दिन। तो क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन बी 15 दिन। अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना में काम की मांग के कितने दिनों के भीतर रोजगार देना अनिवार्य है? मतलब अगर आपने काम आज मांगा तो आपको मैक्स टू मैक्स कितने दिनों में काम देना चाहिए इस योजना के अनुसार? पहला 7 दिन, दूसरा 10 दिन, तीसरा ऑप्शन है 15 दिन, एंड लास्ट ऑप्शन है 30 दिन। तो कितने दिनों में मिलेगा आपको? कम से कम कितने दिनों में मिल जाना चाहिए? 15 दिनों में आपका मिल जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, मनरेगा अधिनियम किस श्रेणी के अधिकार में आता है? पहला है विधायी अधिकार, दूसरा संवैधानिक अधिकार, तीसरा ऑप्शन है कानूनी अधिकार, एंड लास्ट ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांत। तो कौन से अधिकार में आता है? ऑप्शन सी कानूनी अधिकार। अगला प्रश्न है,
मनरेगा योजना की निगरानी के लिए ग्रामीण पंचायत की भूमिका क्या होती है? पहला ऑप्शन है आपका रोजगार का निर्धारण, दूसरा ऑप्शन है आपका कार्य की योजना बनाना, तीसरा ऑप्शन है मजदूरी भुगतान एंड लास्ट ऑप्शन है सामाजिक अंकेक्षण। तो क्या इसका सही आंसर होगा? क्या है ग्राम पंचायत की भूमिका? ऑप्शन डी सामाजिक अंकेक्षण। अगला प्रश्न है मनरेगा अधिनियम को लागू करने वाला पहला कौन सा राज्य है? मतलब आपको ये बताना है कि पहला ऐसा कौन सा राज्य था जिसने मनरेगा को लागू किया। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान एंड लास्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो कौन सा राज्य है पहले जिसने सबसे पहले लागू किया? ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है मनरेगा के अंतर्गत किस स्तर पर मास्टर रोल रखा जाता है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एग्जाम में 100% या तो आई थिंक पूछ लिया गया होगा किसी शिफ्ट में, या फिर अगर नहीं पूछा होगा तो पूछ लिया जाएगा। तो आपको बताना है कि मास्टर रोल रखा जाता है। पहला है जिला स्तर पर, दूसरा है पंचायत स्तर पर, तीसरा है ब्लॉक स्तर पर एंड लास्ट है राज्य स्तर पर। तो किस स्तर पर है? ऑप्शन बी पंचायत स्तर पर। नेक्स्ट प्रश्न है मनरेगा के तहत दिए गए कार्य का भुगतान कितने दिनों के भीतर करना आवश्यक है? एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा दिया है और मैंने फिर से आपके लिए रिपीट किया है, क्योंकि यह क्वेश्चन महिला सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में आ चुका है ना। तो जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ सारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आपको सारे प्रश्न एकदम रट लेने हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है 7 दिन, दूसरा ऑप्शन है 10 दिन, तीसरा ऑप्शन है 15 दिन एंड लास्ट ऑप्शन है 30 दिन। तो बताइए कितने दिनों में भुगतान करना चाहिए? ऑप्शन सी 15 दिन। अगला प्रश्न है मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी और सामग्री लागत का अनुपात क्या होता है? पहला 70:30, दूसरा ऑप्शन है 60:40, तीसरा ऑप्शन है 50:50 एंड लास्ट ऑप्शन है 80:20। तो बताइए मजदूरी और सामग्री लागत का अनुपात क्या होता है? ऐसे आपको और भी अनुपात मिलेंगे, तो वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। तो क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन बी 60:40। अगला प्रश्न है मनरेगा अधिनियम के तहत समय पर भुगतान सुनिश्चित न होने पर मुआवजा भुगतान का दायित्व किसका होता है? पहला है केंद्र सरकार का, दूसरा ऑप्शन है राज्य सरकार का, तीसरा ऑप्शन है पंचायत समिति का एंड लास्ट ऑप्शन है जिला परिषद का। तो बताइए अगर समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है तो मुआवजा जो देने का दायित्व है वो किसका होगा? किसका होगा? ऑप्शन बी राज्य सरकार का। अगला प्रश्न है मनरेगा अधिनियम की अनुसूची 1 में किस बात का उल्लेख है? पहला ऑप्शन है
मजदूरी भुगतान प्रक्रिया। दूसरा ऑप्शन है पात्रता मानदंड। तीसरा ऑप्शन है स्वीकृत कार्यों की सूची। एंड लास्ट ऑप्शन है सामाजिक अंकेक्षण प्रावधान। तो बताना है आपको कि अनुसूची 1 में किस बात का उल्लेख है। किस बात का है? ऑप्शन सी स्वीकृत कार्यों की सूची। क्या हो जाएगा? स्वीकृत कार्यों की सूची। अगला प्रश्न है मनरेगा के अंतर्गत अगला प्रश्न है मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत को योजना निर्माण में किस पद्धति का पालन करना होता है। मतलब अगर मनरेगा के अंतर्गत किसी योजना का निर्माण करना है तो उसकी भी एक पद्धति होगी। तो वो वह कौन सी पद्धति होगी वो पूछ रहा है। किस स्तर पर? ग्राम पंचायत स्तर पर। पहला ऑप्शन है टॉप डाउन प्लानिंग। दूसरा ऑप्शन है केंद्रीकृत योजना। तीसरा ऑप्शन है सहभागिता योजना। एंड लास्ट ऑप्शन है निजी भागीदारी योजना। तो बताइए किस योजना पद्धति का पालन करना होगा। ऑप्शन सी सहभागिता योजना। किसका? सहभागिता योजना। अगला प्रश्न है मनरेगा के अंतर्गत सोशल ऑडिट यूनिट SAU की स्थापना का उद्देश्य क्या है। पहला वित्तीय लेखा परीक्षण। दूसरा ऑप्शन है लाभार्थी चयन। तीसरा ऑप्शन है भ्रष्टाचार रोकथाम और पारदर्शिता। एंड लास्ट ऑप्शन है योजना कार्यान्वयन। तो बताइए सोशल ऑडिट यूनिट की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन सी भ्रष्टाचार रोकथाम और पारदर्शिता। अगला प्रश्न है मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत नियम 16 किससे संबंधित है। पहला है कार्य की अवधि। दूसरा ऑप्शन है शिकायत निवारण तंत्र। तीसरा ऑप्शन है भुगतान समय सीमा। एंड लास्ट ऑप्शन है रोजगार मांग प्रक्रिया। तो नियम 16 किससे संबंधित है आपको यह बताना है। तो क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन बी शिकायत निवारण तंत्र, नियम 16। अगला प्रश्न है मनरेगा के अंतर्गत सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स का मुख्य कार्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है मजदूरों को आवास प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है आगामी कार्यों की सूची तैयार करना। तीसरा ऑप्शन है पंचायत को फंड ट्रांसफ़र। एंड लास्ट ऑप्शन है रोजगार कार्ड का वितरण। तो क्या मुख्य कार्य होता है सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स का? ऑप्शन बी आगामी कार्यों की सूची तैयार करना। मतलब जो आने वाले कार्य हैं उनकी एक लिस्ट बनाना ही क्या कहलाता है सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है मनरेगा के अंतर्गत उपयोग होने वाला नरेगा सॉफ्ट क्या है। मतलब आपको बताना है कि नरेगा सॉफ्ट क्या है। पहला ऑप्शन है वेतन वितरण पोर्टल। दूसरा ऑप्शन है योजना बजट निर्धारण सॉफ्टवेयर। तीसरा ऑप्शन है पारदर्शिता हेतु MIS प्रणाली। एंड लास्ट ऑप्शन है सोशल ऑडिट रिपोर्टिंग ऐप। तो बताइए नरेगा सॉफ्ट क्या है। क्या होगा? ऑप्शन सी पारदर्शिता हेतु MIS प्रणाली। तो क्या है नरेगा सॉफ्ट? पारदर्शिता हेतु MIS प्रणाली।
अगला प्रश्न है, मनरेगा अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कौन उत्तरदायी होता है कि अधिनियम का अनुपालन सही ढंग से हो? पहला है पंचायत सचिव, दूसरा ऑप्शन है ग्राम रोजगार सहायक, तीसरा ऑप्शन है राज्य सरकार एंड लास्ट ऑप्शन है केंद्रीय रोजगार आयुक्त। तो कौन उत्तरदायी होगा कि मनरेगा का पालन सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कौन होगा? ऑप्शन सी, राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत किस इकाई को मुख्य क्रियान्वयन एजेंसी माना गया है? पहला ऑप्शन है जिला परिषद, दूसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत, तीसरा ऑप्शन है जनपद पंचायत एंड लास्ट ऑप्शन है राज्य ग्रामीण विकास विभाग। तो बताइए, मुख्य क्रियान्वयन एजेंसी किसे माना गया है? तो क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन मास्टर रजिस्टर की आवश्यकता क्यों है? पहला ऑप्शन है योजना की निगरानी के लिए, दूसरा ऑप्शन है राज्य को सूचना भेजने हेतु, तीसरा ऑप्शन है वेतन भुगतान ट्रैकिंग हेतु एंड लास्ट ऑप्शन है सभी विकल्प सही हैं। तो ऑनलाइन मास्टर रजिस्टर की आवश्यकता क्यों होती है? इसके तीनों मतलब सभी सही होगा। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। तो हमने मनरेगा के प्रश्न भी सॉल्व कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे निमोनिया के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो निमोनिया का जो पहला प्रश्न है वो क्या है? निमोनिया में बलगम का रंग कैसा हो सकता है? मतलब जो बलगम निकलता है उसका रंग कैसा हो सकता है? पहला हरा या पीला, दूसरा है लाल, तीसरा ऑप्शन है नीला एंड लास्ट ऑप्शन है काला। तो बताइए, बलगम का रंग कैसा हो सकता है? कैसा हो सकता है? ऑप्शन ए, हरा या पीला। अगला प्रश्न है, निमोनिया से ग्रसित व्यक्ति की नब्ज कैसी हो सकती है? मतलब जो इसकी नब्ज होंगी जो निमोनिया वाले व्यक्ति की, तो कैसी होंगी? पहला है सामान्य होगी, दूसरा बहुत धीमी होंगी, तीसरा तेज होंगी कि लास्ट ऑप्शन है अनुपस्थित, मतलब नब्ज ही समझ नहीं आएगी कि चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। तो कैसी होंगी? ऑप्शन सी, तेज। अगला प्रश्न है, निमोनिया का एक मुख्य कारण क्या है? पहला बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है फैट, तीसरा ऑप्शन है विटामिन की कमी एंड लास्ट ऑप्शन है एलर्जी। तो बताइए, निमोनिया का एक मुख्य कारण क्या है? क्या होगा? ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, निमोनिया के इलाज के दौरान मरीज को क्या करना चाहिए? पहला है भारी व्यायाम, दूसरा ऑप्शन है खूब आराम और पानी, तीसरा है बाहर घूमना एंड लास्ट है ऑप्शन ठंडा पानी पीना। तो मरीज को क्या करना चाहिए बताइए? ऑप्शन बी, खूब आराम और पानी। अगला प्रश्न है, नर्सिंग प्रक्रिया में निमोनिया रोगी का सबसे पहला आंकलन क्या होता है? पहला ऑप्शन है भूख लगना, दूसरा ऑप्शन है सांस की दर
और ऑक्सीजन स्तर। तीसरा है त्वचा की नमी। एंड लास्ट ऑप्शन है वजन। तो बताइए सबसे पहला आकलन आप कैसे करोगे कि व्यक्ति निमोनिया पीड़ित है? तो क्या होगा? ऑप्शन बी, सांस की दर और ऑक्सीजन स्तर। अगर अभी तक आपने मेरा ICDS और NRHM का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लेना। सारे के सारे इसमें महत्वपूर्ण मैंने MCQs कराए हैं और उसमें से 4-5 MCQs तो आपको एग्ज़ाम में पूछ लिए गए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप ये वीडियो ज़रूर देख लेना। अगला प्रश्न है, निमोनिया के मरीज की देखभाल में नर्स का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है केवल दवा देना। दूसरा, उचित पोषण और वायुमार्ग की निगरानी। तीसरा ऑप्शन है बिस्तर लगाना। एंड लास्ट ऑप्शन है कपड़े धोना। तो बताना है नर्स का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या होगा? ऑप्शन बी, उचित पोषण और वायुमार्ग की निगरानी। अगला प्रश्न है, निमोनिया के जोखिम को कम करने के लिए नर्स किस बात पर जोर देती है? पहला ऑप्शन है बार बार पानी पीने पर। दूसरा ऑप्शन है घर से बाहर जाने पर। तीसरा ऑप्शन है हाथ धोने की आदत पर। एंड लास्ट ऑप्शन है टीवी देखने पर। तो बताइए किस बात पर जोर देगी वो? ऑप्शन सी, हाथ धोने की आदत पर। अगला प्रश्न है, निमोनिया ग्रसित शिशु में कौन सी स्थिति चिंताजनक होती है? पहला, नींद आना। दूसरा, रोना। तीसरा, छाती का अंदर धंसना। एंड लास्ट ऑप्शन है हंसना। तो क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन सी, छाती का अंदर धंसना। अगला प्रश्न है, निमोनिया के रोगी को कौन सी सांस की तकनीक सिखाई जा सकती है? मतलब अगर किसी व्यक्ति को निमोनिया है तो उसके लिए सांस की एक तकनीक सिखाई जा सकती है। तो आपको बताना है वह कौन सी तकनीक होगी। पहला है फेफड़ों को सिकोड़ना। दूसरा ऑप्शन है गहरी सांस लेना और खांसना। तीसरा ऑप्शन है मुंह बंद करना। एंड लास्ट ऑप्शन है बिना सांस लिए बोलना। तो कौन सी तकनीक सिखाई जाएगी निमोनिया रोगियों के लिए? ऑप्शन सी, मुंह बंद करना। मतलब आपको मुंह बंद करके सांस लेना है। ठीक है, इसका ये मतलब है। अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न भी है, निमोनिया की रोकथाम के लिए WHO द्वारा अनुशंसित टीका कौन सा है? पहला ऑप्शन है पोलियो वैक्सीन। दूसरा है ऑप्शन आपका हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तीसरा ऑप्शन है आपका न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। एंड लास्ट ऑप्शन है टिटनेस वैक्सीन। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन सी, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PCV भी बोलते हैं। और इसको UIP में कब शामिल किया गया? 2017 में। कब किया गया? 2017 में। इसी के साथ एक क्लास एंड होती है। मिलते हैं फिर से एक नए मज़ेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।